हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे भारत में आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक का मतलब क्या है, पहले हम ये देखेंगे। आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण यानी हमारा पैसे से संबंधित जो पर्यावरण है, मीन्स भारत में किस प्रकार की पैसे से संबंधित नीतियां हैं। इसको मुझे ये लगता है कि जब आप बेहतर समझने के लिए जितना भी ये भारत में आर्थिक पर्यावरण है, इसकी आप एक डिटेल पूरे को स्टडी करेंगे, इसका एक एक पॉइंट आप रीड करेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो आइए हम लोग मोटे तौर पर एक बार देख लेते हैं कि जो आर्थिक पर्यावरण है इसकी प्रमुख क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व इसमें विद्यमान हैं। आइए चलिए शुरू से हम लोग देखते हैं। भारत में आर्थिक पर्यावरण में उत्पादन के साधनों एवं धन के वितरण के संबंध में, धन के वितरण के संबंध में, एक तो उत्पादन के साधन क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चीज़ें ये बिजनेस में होती हैं। लैंड यानी ज़मीन, लेबर यानी श्रमिक, कैपिटल यानी पूंजी और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ठीक है, ये चार उत्पादन के साधन होते हैं। जब ये चार एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इन चारों में से एक भी अगर ना हो तो हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको ये 1, 2, 3 और 4 हमारे चार उत्पादन के साधन हैं। और ये साथ में कह रहे हैं कि धन का वितरण हमारे यहाँ कैसा है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। चलिए इसको देखते हैं। अब ये वाला जो है, आप 12th में इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि हमारे दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती हैं। एक होती हैं समष्टि, एक होती है व्यष्टि। ठीक है, तो ये यहाँ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जो है वो टॉपिक भी बीच में आ रहा है। आइए देखते हैं क्या है। इनका व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव पड़ता है, किसका? उत्पादन के साधनों का भी और हमारे यहाँ धन का वितरण किस प्रकार है उसका भी। अब ये देखिए, हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि क्या देख रहे हैं। व्यवसाय एवं उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है कैसे। चलिए, देश के आर्थिक विकास की स्थिति क्या है। आर्थिक विकास हम लोग बार बार में बोलते रहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी, वो घटेगी या वो घट रही है। तो इसके ऊपर क्या है, उसकी स्थिति हमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आर्थिक स्थिति किस चीज़ पर डिपेंड करती है। हमारे जो उत्पादन के साधन है वो किस प्रकार हमारे पास अवेलेबल है और हमारे आर्थिक साधन जो है वो किस प्रकार हमारे पास अवेलेबल हैं और उनका क्या हमारे पास जो है वो वितरण है। तो आर्थिक विकास की स्थिति मतलब हमारे देश में जो आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास यानी जो पैसे से संबंधित हमारा विकास है वो किस प्रकार है। एक तो वो ख में अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे तो ख में कह रहे हैं आर्थिक ढांचे का मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वरूप जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की भूमिका होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते ही उसको हैं जिसमें कि सार्वजनिक यानी सरकार द्वारा चालित और निजी यानी जो निजी व्यक्ति हैं उनके द्वारा संचालित जो हमारी कंपनीज होती हैं या जो भी हमारे कंपनी होती है या जो भी हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों प्रकार की हों। ग जो पॉइंट है उसमें हम कहेंगे सरकार की आर्थिक नीतियां यानी पैसे से संबंधित सरकार की नीतियां क्या क्या हैं और इन नीतियों को जिसमें कि औद्योगिक, मौद्रिक एवं राजस्व से संबंधित नीतियां होती हैं। अब बता देती हूँ आपको। औद्योगिक यानी उद्योगों से संबंधित, मौद्रिक यानी पैसे से संबंधित और राजस्व यानी रेवेन्यू से संबंधित नीतियां यानी सरकार को किस तरह से राजस्व यानी सरकार को किस प्रकार पैसा प्राप्त होता है, इससे संबंधित नीतियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम 4th पॉइंट पे चलेंगे। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, पैसे से संबंधित प्लानिंग कैसे होती है, सरकार कैसे प्लान कर रही है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं जो हमने 11th के जो है वो चैप्टर्स में पढ़ा था इकोनॉमिक्स के, वार्षिक बजट,
हर साल जो बजट हम लोग हमारी सरकार जो बनाती है, जो कि फरवरी के माह में नॉर्मली हम लोगों को दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। इसके बाद आर्थिक सूचकांक। आर्थिक सूचकांक यानी हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित वो सूचकांक होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस ओर मुख कर रही है। तो आर्थिक सूचकांक में एक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय आपकी बढ़ेगी तो अच्छा सूचकांक, हम कहेंगे भाई राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आय का वितरण, राष्ट्रीय मतलब जो भी आय है, इनकम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद, इसको सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग कहते हैं GDP, यानी एक देश में उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, कि जो भी हमने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया है उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसकी दर क्या है, उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय हम लोगों को कैसे मिलती है, जब हम पूरे देश की राष्ट्रीय आय को देश की पॉपुलेशन के साथ भाग कर देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है। व्यक्तिगत आय का उपयोग, बचत एवं निवेश की दर। अगर ये तीनों चीज़ें मैं ये कहूँगी, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर पढ़ा है तो ये तीनों चीज़ें आपको, बचत, निवेश, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। और आयात निर्यात की राशि यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। भुगतान शेष, ये सारी हैं इकोनॉमिक्स की टर्म है। तो भुगतान शेष का मतलब ये होता है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इसको, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस समय पर जितना पैसा आपको बाहर देना है और जितना आपको बाहर से प्राप्त करना है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, भुगतान शेष कहलाता है। ओके, इसके आगे ढांचागत तत्व जैसे वित्तीय संस्थान, हमारे पास कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जो वित्त प्रदान करते हैं, उसमें बैंक भी आ जाता है। परिवहन के साधन आपके किस प्रकार के हैं, कम्युनिकेशन, संदेश वाहन की सुविधाएं आदि कैसी हैं। ठीक है, संदेश वाहन नहीं होगा तो हमारा कोई भी कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। तो दीज आर सम पॉइंट्स। अब भारत में व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन पर आर्थिक पर्यावरण के महत्व एवं प्रभाव को स्वीकार करता है। भारत ये कहता है कि हमारा जो व्यवसाय है, जो भी वातावरण है, उसको हम लोग किस प्रकार से चलाते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो हमारा कौन सा है, आर्थिक पर्यावरण है। ठीक है, तो ये आर्थिक पर्यावरण से हमारा व्यावसायिक वातावरण ज़्यादा प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं इससे आगे ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हम ऊपर चलेंगे, ये देखिए, सामान्य आर्थिक पर्यावरण तथा उनकी कंपनियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन पर ध्यान देते हैं। भारत में व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही निरंतर बदल रहा है, जिसका मुख्य कारण सरकार की नीतियां हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ये फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमने इकोनॉमिक्स में, मैंने ही आपको 11th में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। कृषि पे डिपेंडेंट थे हम लोग। ठीक है, ज़्यादातर ग्रामीण प्रकृति की थी। कार्य योग्य जनसंख्या 70% कृषि में लगा हुआ था। मैंने ही आपको ये पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। उसके बाद 80% जनसंख्या गाँव में रहती थी। ये बता रहे हैं कि भाई जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी, तो किस प्रकार हमारा आर्थिक वातावरण था। उत्पादन में असंगत एवं निम्न उत्पादकता की तकनीक का उपयोग होता था। निम्न उत्पादकता, जिसमें से कम हम लोगों को प्रोडक्टिविटी मिलती थी, हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता था, इत्यादि। इसके बाद अब हम आगे, ये 4 पॉइंट हो गए हैं, इससे आगे हम चलते हैं। आगे कह रहे हैं, चहुं ओर छूत की बीमारियां फैली थी तथा मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। कोई ठीक
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नहीं थी। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएं तो ये कहते हैं कि कोई ना कोई बीमारी फैलती रहती थी। कब? जब हमारे देश आज़ाद हुआ था। उसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नहीं थी, हेल्थ सिस्टम नहीं था। तो बहुत ही जो है वो चरमराया हुआ सा सिस्टम हम लोगों को मिला था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे, जिसमें प्लाई उद्योग पर राज्य का नियंत्रण, केंद्रीय नियोजन एवं निजी के महत्व को कम करना सम्मिलित थे। तो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें अब ये माना गया कि भाई सभी चीज़ों को ना सरकारी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर सभी चीज़ों में सरकारी कंट्रोल होगा तो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा नहीं होगा। तो आगे कह रहे हैं भारत के विकास के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। भाई भारत का विकास हम लोगों क्या क्या उद्देश्य उन लोगों ने रखे। तो इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य था वो हम लोग देखते हैं, और उसमें फर्स्ट वन देखिए, उच्च जीवन स्तर। सबसे पहले हमें क्या करना था कि अपना जो जीवन स्तर है उसको हम लोगों को उच्च करना था, बढ़ाना था। बेरोजगारी एवं गरीबी के लिए तीव्र आर्थिक विकास को प्रारंभ करना। आर्थिक विकास कब होगा? जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा और गरीबी हटेगी। ये गरीबी को हटाना था। नेक्स्ट क्या था हमारा उद्देश्य? हमें आत्मनिर्भरता एवं भारी आधारभूत उद्योगों पर जोर देते हुए एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार करना था। औद्योगिक यानी उद्योगों से संबंधित। हमारे उद्योग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे भाई। 70% जब हम कृषि पे ही डिपेंड थे तो उद्योग कितने हुए? मुश्किल से 30%। तो अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं आय एवं धन की समानता को कम करना, असमानता को कम करना। किसी के पास बहुत अधिक पैसा था तो किसी के पास बिल्कुल नहीं था। तो ये जो असमानता थी इसको कम करना भी एक आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद समानता पर आधारित समाजवादी विकास को अपनाना तथा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकना, ये भी हमारा एक उद्देश्य था। किस चीज़ का? भारत के विकास के मुख्य उद्देश्य में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब ये एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। आप जो ये ब्लू में दिया हुआ है ये तो आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो जून 1991 का संकट बहुत बड़ा आर्थिक संकट था, इसके लिए हमें ये ऊपर की जो ये डिटेल दिए हुए हैं ये एक बार रीडिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक नियोजन के अनुरूप ही सरकार ने ढांचागत उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका सौंपी, जब कि निजी क्षेत्र को उपभोक्ता की वस्तुओं के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। मतलब कि आप प्राइवेट सेक्टर के पास क्या था और सरकारी सेक्टर के पास क्या था। उसी समय सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकलापों की बहुत सी रोक लगा दी थी। ज़्यादातर किसके ऊपर था? आज़ादी के बाद सरकार के नियंत्रण में था, एवं नियम एवं नियंत्रण लागू किए। यद्यपि भारत को आर्थिक नियोजन को अपनाने को मिश्रित परिणाम निकले, बहुत अच्छी फसल के बाद भी 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर विदेशी मुद्रा का संकट, उच्च राजकीय घाटा और मूल्य वृद्धि की समस्या थी। मूल्य वृद्धि यानी हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा था, सरकार का नुकसान बढ़ रहा था और हमारे पास विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी। 1991 की ये जो 1991 का संकट था ये बहुत ही बड़ा संकट था। ऐसा माना जाता है बच्चों कि ये जब संकट आया था तो इस संकट में हमें कहा जाता था कि बस हमारे पास इतना साजो सामान बचा था कि हम आने वाले 1991 जून की बात कर रही हूँ मैं, कि आने वाले सिर्फ 1 हफ्ते तक हम अपना देश का गुजर बसर कर सकते थे। उसके बाद तो खाद्यान्नों की भी पूर्ति हमें उपलब्ध नहीं हो पाती। तो जून 1991 का ये जो आपका संकट था वो इस प्रकार था। चलिए अब ये इसको एक बार आप लोग बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। संकट की स्थिति की प्रमुख विशेषताएं जिनके कारण सरकार ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की। आर्थिक सुधार अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है। पहले वो संकट देखिए, सरकार का राजस्व
कम हो गया था, सरकार को कर वर बिल्कुल कम मिलते थे, और हमारा जो राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद 6.6% तक ही पहुंच गया था। मतलब इतना सा ही हमारा जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश में इतना ही उत्पादन हो पाता था। आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% तथा केंद्रीय सरकार का एकत्रित कुल राजस्व 39% ब्याज के भुगतान में ही चला जाता था। मतलब हम सरकार को बहुत बड़े ब्याज का भुगतान करना पड़ता था। हर कहते थे कि जब हर एक बच्चा पैदा होता था भारत में, तो वो अपने सिर पे कई हजारों का जो है वो ऋण जो है वो लेके पैदा होता था। इसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि 1980 और 81 ये 1980-81 के मूल्यों के आधार पर मानकर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 88-89 में 10.5 बहुत अच्छी थी कि उच्चतम स्तर से गिरकर 1.4 हो गई थी। कब हो गई थी? 1991 में, 1991 में, ठीक है। और उसके बाद कृषि का उत्पाद जो था वो 2.8% था, वो 5.3% एवं 0.1% की नकारात्मक विकास दर था। मतलब विकास दर तो थी ही नहीं, 0 से भी नीचे हो गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और थोक मूल्यांकन एवं, ये आप एक बार पूरा रीड कर दीजिए, इसमें ये बताया गया है, इस ब्लू जो जितना भी हम लोगों ने किया है इसमें ये बताया गया है कि हम लोग किस प्रकार से आर्थिक संकट से उस समय जूझ रहे थे, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। होल्ड ऑन, ये देखिए, आर्थिक सुधारों के अंग के रूप में भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने जून में संकट आया था, जुलाई में 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। औद्योगिक नीति क्या होती है? उद्योगों से संबंधित नीति। इस नीति की विशेषताएं क्या क्या थी कि इस नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के वर्ग में उद्योगों की संख्या 6 कर दी थी। सिर्फ 6 उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता थी, बाकी जो उद्योग थे वो बिना लाइसेंस के भी अपना शुरू काम कर सकते थे। और कई उद्योगों जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए थे, अब उन्हें मुक्त कर दिया गया था। सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र के लिए, अब उनको जो है वो प्राइवेट के हाथों में भी दे दिया गया था। विनिवेश को कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू किया गया था। अब विनिवेश होता है, निवेश होता है सरकार द्वारा पैसा लगाना, विनिवेश होता है सरकार के द्वारा पैसा वापस निकाल लेना। तो सरकार जो थी वो अपना पैसा उद्योगों से वापस निकाल रही थी और उनका जो चालन परिचालन था वो प्राइवेट लोगों को दे रही थी, उसको विनिवेश कहते हैं। और विदेशी पूंजी की नीति को उदार बनाया गया। विदेशी पूंजी की नीति को उदार बनाने का मतलब कि जो विदेशी कंपनीज थी उनको कहा गया कि आप बाहर से आएँ, भारत में अपना जो है वो व्यवसाय शुरू करें और यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें। तो 100% की छूट दे दी गई। विदेशी कंपनी के साथ प्रौद्योगिक समझौता के लिए स्वचल की छूट दे दी गई। तो ये सिर्फ इतना बता रहे हैं, आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि काफ़ी सारी छूट जो है वो मिल गई थी। और एक चीज़ यहाँ पर जो दी गई है, इसको आप FIPB, ये क्या है? विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड। F यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIBP की स्थापना की गई। मतलब भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, यानी विदेशियों के द्वारा लगाया गया पैसा था, उसको बढ़ावा दिया जाने लगा, ठीक है। तो इससे आगे अब हम लोग देखेंगे, इससे आगे ये 4 पॉइंट डिस्कस करके फिर हम लोग, अब देखिए इसमें ये जो जितने भी ये पॉइंट थे हम लोगों ने क से ख तक देखा, इसमें सभी जो पॉइंट हैं उनका एक ही ये निकलता है जिसको हम कहेंगे
उद्देश्य निकलता है कि सरकार ने क्या किया, हाँ, सरकार ने क्या किया, उदारीकरण कर दी, वैश्वीकरण और तीसरा निजीकरण। इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं आर्थिक सुधार। क्या कहते हैं? आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार का मतलब क्या? आर्थिक सुधार क्यों कहा गया? आर्थिक सुधार इसलिए कहा गया क्योंकि आर्थिक सबसे ज़्यादा संकट क्या था? आर्थिक संकट था। अब आर्थिक संकट में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो उनको सुधारने के लिए हम लोगों को जिन जिन चीज़ों की तीन चीज़ों की ज़रूरत थी वो थी L, P और G। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो LPG की नीति कब शुरू हुई थी? जुलाई, LPG की नीति शुरू हुई थी जुलाई 1991 में, और जो संकट था वो जून में आया, तो जुलाई में ये जो है ये नीति शुरू कर दी गई। So rest we will see later on in next video.